everyone. गुड इवनिंग। चलिए हम फिर नया एक एमसीक्यूज इंडियन पॉलिटी का लेकर आपके बीच में फिर आए हैं और उसे सॉल्व करना है। कैसे कैसे वो सॉल्व होगा, क्वेश्चन आंसर है, देखते हैं। देखिए पहला ही क्वेश्चन है, ठीक, बोल रहे हैं द प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया एड्रेसिंग द पार्लियामेंट अंडर द आर्टिकल 87 ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। देखिए अगर वो ज्वाइंट सिटिंग की बात करता है, ज्वाइंट सिटिंग आर्टिकल 108 में होती है, तो ये बात तो उसने 87 में पूछी है, तो ये तो आंसर अपने आप गलत है। A joint meeting of both House of Parliament in a joint session of both, ये भी गलत। Both House of Parliament assembled together, ठीक, ये भी गलत। आंसर हुआ both House of the Parliament assembled together। जब नए नए आते हैं तब वो दोनों हाउस को एक साथ संबोधित करते हैं और वो ये बताते हैं सरकार का जो एजेंडा है, जो उन्होंने वायदे करे हैं, उनके आधार पर वो पार्लियामेंट से कहते हैं कि भाई हमारी सरकार का इसमें आप इतना समर्थन करें कि जो ये बिल पास करें, बिल पास करने में इनका सहयोग करें। ठीक, चलिए तो नेक्स्ट क्वेश्चन है, which of the following are is started in the constitutions of India? ध्यान से समझना है, पढ़ना है। इसने 1 और 2 में दिया है और फिर आंसर दिए हैं, कौन कौन से सही है, कौन से गलत है। The president shall not be a member of either house of parliament। देखिए वो कह रहा है कि प्रेसिडेंट किसी भी हाउस का मेंबर नहीं होता, बिल्कुल सही बात है। लेकिन चूंकि पार्लियामेंट जो बनती है, जो उसके ऑर्गन हैं पार्लियामेंट के, वो आप देखिए जो हमारी पार्लियामेंट है उसके हाउस 2 हैं, एक एलएस है यानी कि लोकसभा, एक आरएस है राज्यसभा। लेकिन लोकसभा और राज्यसभा से मिलकर पार्लियामेंट कंप्लीट नहीं होती। अब जब ऑर्गन की बात आती है तो इसमें प्रेसिडेंट को मिलाना पड़ता है हमें, प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया को। ठीक, तो ये बात कई जगह पूछी जाती है कि जो पार्लियामेंट वो कैसे कंप्लीट होती है। प्रेसिडेंट, लोकसभा और राज्यसभा को मिलाकर पार्लियामेंट कंप्लीट होती है। तो वो यही बात कह रहा है कि प्रेसिडेंट शैल नॉट बी ए मेंबर ऑफ अदर हाउस। बिल्कुल सही बात है, किसी भी हाउस का मेंबर नहीं है वो। ठीक, द पार्लियामेंट शैल कंसिस्ट ऑफ द प्रेसिडेंट एंड द 2 हाउस। मैंने कहा देखिए यहाँ हाउस उसके 2 हैं, आरएस और एलएस, लेकिन ऑर्गन कितने हैं उसके? 3 हैं। यानी कि पार्लियामेंट तभी कंप्लीट होती है जब उसमें प्रेसिडेंट को इंक्लूड करा जाता है और प्रेसिडेंट किसी भी हाउस का मेंबर नहीं होता है। तो क्या हुआ, ये भी सही है और ये भी सही है, यानी कि दोनों हैं। तो आंसर क्या हो गया उसका? बी हो गया, बोथ ए एंड बी। तो बात आपको समझ में आई कि पार्लियामेंट के जो हाउस हैं वो 2 हैं और ऑर्गन के क्या हैं, वो 3 हैं। लेकिन इनमें से जो प्रेसिडेंट है किसी भी हाउस का मेंबर नहीं है, लेकिन ऑर्गन है, उसके बिना पार्लियामेंट कंप्लीट नहीं है। चलिए तीसरा क्वेश्चन देखते हैं।
तीसरा क्वेश्चन है, द पार्लियामेंट ऑफ इंडिया कंसिस्ट ऑफ, अभी तो डिस्कस ही करा है, किससे? ढूंढ लो कहाँ है, प्रेसिडेंट, लोकसभा और राज्यसभा से। तो क्या हुआ, 1 2, ये क्या बनाया भाई इन्होंने, 1 2 3 जहां मिल जाए ढूंढ लो, 1 2 3 ये रहा। सेलेक्ट द करेक्ट आंसर यूजिंग द, हाँ ठीक है, करेक्ट आंसर। हाँ ये बात भी मैंने आपको कई बार बता रखी है कि इसे अंडरलाइन करना है करेक्ट को। कई बार वो नॉट करेक्ट और करेक्ट में हो जाती गलती हम लोगों से, तो वो गलतियां हम कोशिश करें ना करें, उसे अंडरलाइन करके पढ़ें। ठीक, तो ये तीसरा क्वेश्चन था और तीसरा क्वेश्चन का आंसर आपको मिल गया है। अब देखिए चौथा नंबर है, ये पूरा मिनिमम हाउ मनी टाइम्स द पार्लियामेंट हैज टू मीट इन ए ईयर। देखिए मैं आपको ये बात बता रहा हूं कि यहां मैंने कहा कोशिश तो ये है कि हमारे पास 3 सेशन होने चाहिए। ठीक, कौन कौन से होते हैं, कौन से सेशन होते हैं? पहला सेशन होता है बजट, बजट सेशन, समझ लीजिए आप मेरी बात। दूसरा होता हमारे पास मॉनसून, और तीसरा होता हमारे पास विंटर। आप ये बात समझ रहे हैं? सेशन कैसा होना चाहिए, जो आर्टिकल 85 में बताया गया है, 3 सेशन होने चाहिए। शर्त ये है कि अगर किसी वजह से 3 भी ना हो तो 1 साल में 2 सेशन मिनिमम जरूर बुलाने हैं। 1 साल में 2 सेशन मिनिमम जरूर बुलाने। इसकी हिस्ट्री फ्रांस से अगर उठाई जाएगी तब आपको समझ में आएगी। तो कम से कम कितने होने चाहिए, 2 तो होने ही चाहिए, मिनिमम ही तो पूछा है, मिनिमम। ठीक, 3 सेशन होने चाहिए। जब पार्लियामेंट पढ़ाऊंगा तो इस सेक्शन को और अच्छे से पढ़ाऊंगा, फिलहाल अभी आप इतना सा समझिए कि मिनिमम जो है 2 सेशन होने बहुत जरूरी है। चलिए 5वां क्वेश्चन देखते हैं। क्या है, द ऑफिसर ऑफ द पार्लियामेंट इंक्लूड। देखिए जो द ऑफिसर ऑफ पार्लियामेंट, अगर हम लोकसभा की बात करते हैं तो लोकसभा में 3 ऑफिसर्स हमारे होते हैं। पहला लोकसभा स्पीकर, लोकसभा स्पीकर, वाइस स्पीकर एंड जनरल सेक्रेटरी ऑफ लोकसभा, जिसे कहते हैं महासचिव, जनरल सेक्रेटरी। ठीक, तो 3 किसके हो गए ये, लोकसभा के। जब हम राज्यसभा में जाते हैं तो राज्यसभा में भी 3 होते हैं, एक तो चेयरमैन, चेयरमैन, डिप्यूटी, डिप्यूटी चेयरमैन, और एक क्या होगा, जनरल सेक्रेटरी। तो 3 ये हो गए और 3 ये हो गए, ये 6 ऑफिसर्स होते हैं, लोकसभा के 3 और राज्यसभा के 3। तो अब ढूंढ लो क्या क्या है इसमें। स्पीकर लोकसभा ऑफिसर है, डिप्टी स्पीकर लोकसभा बिल्कुल है, सेक्रेटरी जनरल सेक्रेटरी लोकसभा है, चेयरमैन राज्यसभा है। ठीक, तो अब ढूंढ ले भाई, 4 ही हो गए, 4 हो गए, अब है कहीं यहाँ ये आंसर। आंसर क्या है, डी। चलिए 5 हो गए, छठा देखते हैं।
क्वेश्चन अच्छा है। आफ्टर हाउ many days of absence from parliament without permission can a MP be disqualified? बात बिल्कुल सही बोल रहा है यार। ये कहता है कि अगर कोई मेंबर ऑफ पार्लियामेंट लोकसभा स्पीकर या राज्यसभा के सभापति की अनुमति के बगैर 60 दिन तक, कितने 60 डेज तक अगर वो एब्सेंस रहता है तो उसकी सीट को खाली घोषित किया जा सकता है। उसकी सीट को खाली घोषित किया जा सकता है। तो इसका आंसर क्या हो गया भाई बच्चों? इसका आंसर हो गया 60 डेज। डिस्क्वालीफाई हो सकता है। ठीक, क्या रहता हो वो? एब्सेंस रहता हो विदाउट परमिशन। किसकी? लोकसभा का चेयरमैन कह सकते हैं आप, स्पीकर और राज्यसभा का चेयरमैन। अगर ऐसा है तो फिर आपको यहाँ से डिस्क्वालीफाई घोषित कर दिया जाएगा या कारण बताओ नोटिस दिया जाएगा कि क्यों नहीं आपको डिस्क्वालीफाई करा जाए। चलिए 7वां क्वेश्चन है। क्या है? प्रिविलेज मोशन कैन बी रेज्ड अगेंस्ट ए मिनिस्टर when the loss confidence in the government। अगर किसी मिनिस्टर के खिलाफ होता है तो बिल्कुल सही बात है। एब्सेंट हिमसेल्फ फॉर ए लॉन्ग टाइम, ठीक। विद होल्ड फैक्ट ऑफ ए केस और गिव डिस्ट्रॉयड वर्जन ऑफ फैक्ट लिमिटेड वैल्यू। Privilege motion can be raised against a minister when the loss confidence in the government। ठीक हो सकता है। Absent himself if for a long time, withhold fact of a case or give distort version of fact। Privilege motion can be सी आंसर। ठीक भाई, सी आंसर। जब प्रिविलेज पढ़ा जाएंगे तब आपको इसमें समझ में आएगी बात। क्या है भाई? Which one of the following provisions deal with the privilege and immunities of the member parliament under the constitution of India? आर्टिकल 105 105 में प्रिविलेज की बात की गई है। इसकी बात की गई है, प्रिविलेज की बात की गई है। इसका आंसर बी। नाइन्थ क्वेश्चन है, अंडर विच आर्टिकल ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन द कोर्ट हैव बीन प्रोहिबिटेड फ्रॉम इंक्वायरी द प्रोसीडिंग ऑफ द पार्लियामेंट। तो ये कह रहा है कि ऐसा कौन सा आर्टिकल है जो कोर्ट को मतलब सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट को इंक्वायरी करने से रोकता है। वो आर्टिकल है हमारा 122।
कौन सा है भाई? 122। वो आर्टिकल है हमारे पास 122 जो ये प्रिविलेज देता है। ठीक, वो कहता है कि किसने क्या बात कही पार्लियामेंट की दायरे में या इसकी बाउंड्री में, इसका कोर्ट से कोई लेना देना नहीं है। वो यहाँ तक के मीडिया से भी साफ कह सकता है, लोकसभा स्पीकर या राज्यसभा के सभापति, कि आप इस मामले को प्रिंट मीडिया में नहीं देंगे, यानी कि ऐसे सुबह को न्यूज़पेपर में नहीं छापेंगे, तो वो छाप नहीं सकता। ये प्रिविलेज है उनके। ठीक, पार्लियामेंट में क्या कर लिया इन लोगों ने, वो इनका पर्सनल मामला है, ये उनके प्रिविलेज है, इसमें कोई इंटरफेयर नहीं करेगा, ना कोई कोर्ट करेगा ना कोई और करेगा। चलिए भी 10वां क्वेश्चन है, हु अमंग द फॉलोइंग हैज द राइट टू वोट इन द इलेक्शन टू बोथ लोकसभा एंड द राज्यसभा? बताइए भाई, वोट देने का अधिकार लोकसभा और राज्यसभा में किस आदमी को पास है? किसके आसपास हो सकता है भाई? जो उसका मेंबर हो उसके पास ही हो सकता है, और तो किसी के पास होगा नहीं। हम आप तो वोट डाल वहां जाकर डाल नहीं सकते उनके। तो देखिए इलेक्टेड मेंबर ऑफ द लोअर हाउस ऑफ द पार्लियामेंट, elected member of the upper house of the parliament, elected member of the upper house of the state legislature, elected member of the lower house of the state legislature, right to vote in the election to the both Lok Sabha and Rajya Sabha। ठीक भाई, अब आप बताएं, इलेक्टेड मेंबर ऑफ द लोअर हाउस ऑफ द पार्लियामेंट, बिल्कुल है, उसके पास भी राइट है। अपर हाउस में भी उसके पास वोट डालने का राइट है। ठीक, इलेक्टेड मेंबर ऑफ द, ये भाई क्वेश्चन ही गलत है, ये मिनिस्टर होना चाहिए यहाँ। Who among the following has been right to vote in the election of both लोक सभा एंड राज्यसभा? ठीक है, ये क्वेश्चन ही गलत है, इसका आंसर नहीं डिसाइड कर सकते हम। सारी चीजें बिल्कुल सही है। अगर ये प्रेसिडेंट के इलेक्शन के बारे में पूछ रहा है तो ये प्रेसिडेंट के इलेक्शन के बारे में ही पूछ रहा है। ठीक, तो ये बात बिल्कुल सही है, इलेक्टेड मेंबर भाग लेंगे, ये इलेक्टेड मेंबर भाग लेंगे यहाँ भी। ठीक, यहाँ भी इलेक्टेड मेंबर भाग लेंगे और यहाँ भी इलेक्टेड मेंबर भाग लेंगे। ठीक, ये प्रश्न ही गलत है, ये प्रेसिडेंट के बारे में के इलेक्शन के बारे में बात कर रहा है। इसके बारे में बात कर रहा है, प्रेसिडेंट के इलेक्शन के बारे में बात कर रहा है, इसलिए ये बिल्कुल सही है। ठीक है, तो या तो इसका दूसरी तरीके से क्वेश्चन का फॉर्मेट बनाना चाहिए था, ये क्वेश्चन ही गलत है, इसके आंसर सही नहीं है, क्वेश्चन ही गलत पूछा गया। अंडर द विच आर्टिकल ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन द पार्लियामेंट कैन मेक लॉ ऑन स्टेट लिस्ट सब्जेक्ट फॉर गिविंग इफेक्ट टू इंटरनेशनल एग्रीमेंट? बताएं भाई, कौन सा आर्टिकल है? मैंने बताया कि ये इंटरनेशनल की बात करता है, तो मैं आपको अभी स्टार्टिंग में मैंने पहले अभी थोड़ी देर पहले जो वीडियो बनी थी उसमें मैंने बताया था कि आर्टिकल 245 से आर्टिकल 255 तक के जो आर्टिकल हैं वो सेंटर स्टेट रिलेशन की बात करते हैं। अब यहाँ 252 है, 249 है, 250 है, 253 है, तो इसका आंसर होगा डी। ठीक, ये इंटरनेशनल एग्रीमेंट की बात करता है, इसमें किसी से भी हम नहीं पूछते। कितने हो गए? 11, और देखते हैं कितने। चलिए 12 भी आ गया। पार्लियामेंट में लेजिस्लेट ऑन एनी सब्जेक्ट ऑफ स्टेट लिस्ट व्हेन, चलिए कब?
parliament. There is assent of president. Resolutions, therefore, thereof has been passed by state. ठीक, in any situation, general permission of state legislative assembly has been received. देखिए बात बिल्कुल सही है, पार्लियामेंट का अगर कोई कानून बनाना जाए स्टेट लिस्ट पर तो एसेंट ऑफ द प्रेसिडेंट, ठीक, तो इसका आंसर क्या है? प्रेसिडेंट कंसल्ट करता है, लेकिन कोई मानना ना मानना वो डिपेंड करता है, कानून हम बना सकते हैं उसके लिए, कोई इस तरह का इशू नहीं है। The Indian Parliament cannot legislate on a subject of state list unless, देखिए अब आप हमारी बात सुनिए, इसमें थोड़ा सा दिमाग लगाना पड़ेगा आप लोगों को। The President of India direct it to do so, ठीक, डायरेक्ट कर सकता है, उसके पास ये पावर है, इसमें कोई डाउट नहीं है, इसमें कोई डाउट नहीं है, वो कर सकता है, ठीक। The Rajya Sabha pass a resolutions that it in necessary to do so in national interest, बिल्कुल सही बात है, ठीक। The Speaker of the Vidhan Sabha certified that the legislation is necessary, गलत बात है बिल्कुल। चौथा, there is a national emergency, उस टाइम तो कुछ भी हो सकता है, बिल्कुल लगेगा उस टाइम तो क्या होगा भाई? 1 2 4, 1 2 4, देखिए द प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया डायरेक्ट, तो 2 और 4 है इसमें भाई, कहीं 2 और 4 है, बिल्कुल है, ये भी इस आधार पर गलत है, डायरेक्ट नहीं है, उससे पूछना पड़ेगा। आंसर हो गया डी, 2 और 4। यूनियन पार्लियामेंट में लेजिस्लेट ऑन एनी सब्जेक्ट of state list to implement international agreement by consent of state when promulgations of the emergency in the operations in national interest and after a resolutions passed by council of state to by third majority। रुक जाओ भाई 1 मिनट, the implement international agreement by consent of state, क्या कह रहा है जी, कौन कौन सा सही है? तो द इम्प्लीमेंटेशन, तब हम उससे नहीं पूछेंगे, ठीक है, वाई कंसेंट ऑफ स्टेट, बिल्कुल, तो 3, आंसर 2 3 4, बी आंसर। द इम्प्लीमेंट इंटरनेशनल एग्रीमेंट कोई जरूरी नहीं है, बाय कंसेंट ऑफ स्टेट, ठीक, ठीक है, बिल्कुल ठीक है। The parliament can make law for the whole or any part of India for implementing international treaty
अब बताइए भाई, कैसे कंसल्ट कर ले हम स्टेट से? कहता विद द कंसेंट ऑफ द ऑल स्टेट, विद द कंसेंट ऑफ द मेजोरिटी स्टेट, विद द कंसेंट ऑफ द स्टेट कंसर्न्ड, विदाउट द कंसेंट ऑफ स्टेट एनी स्टेट। आंसर डी। इंटरनेशनल पीस का मामला राज्य के नीति निर्देशक तत्वों में आता है, और अगर ऐसी कोई सीन बनेगा तो हम किसी स्टेट से कोई भी अनुमति नहीं लेंगे। ठीक, आंसर हो गया डी। चलिए भाई, क्या है ये, मैं कल भी बताया था इस पे कुछ। जीरो आवर इज द कंट्रीब्यूशंस zero hour is the contribution of which country to the parliament system? यहाँ ज़्यादा टेंशन नहीं लेनी है, कुछ इनोवेशन हमने खुद नहीं कर रखे हैं। जीरो आवर्स का कोई मतलब नहीं है। प्रश्न का संसद की कार्यवाही का पहला घंटा जो होता है उसे कहते हैं हम क्वेश्चन आवर, और उसके बाद लंच टाइम जो होता है उसे हम जीरो आवर्स कहते हैं। भारतीय परंपरा है, इंडियन ट्रेडिशंस है, उन्होंने बनाया है। ठीक, इसलिए इस पर ज़्यादा परेशान होने की आपको ज़रूरत नहीं है। कुछ ऐसी चीज़ें मिले तो आप सीधे इंडिया लगा दें उसमें। What could be the maximum time limit of 0 hours in लोकसभा? हमने कहा भाई साहब देखो 1 घंटा ही है। कितना है? 1 आवर है। कितना है? 1 आवर। आंसर इज बी। हम मिल जाएगा। 18 क्वेश्चन है। At which of the following stage general discussion on a bill take place in the Lok Sabha? हाँ भाई बताएं। जनरल डिस्कशन अगर वो लोकसभा में गया तो लोकसभा में होगा, राज्यसभा में गया है तो राज्यसभा में होगा। ठीक, ड्यूरिंग द इंट्रोडक्शन ऑफ बिल, ड्यूरिंग द सेकंड रीडिंग। ठीक, तो स्टेज जनरल डिस्कशन, तो आंसर हो गया इसका बी। पहली रीडिंग तो वहीं लग गई थी, सेकंड रीडिंग है ये कहाँ? सेकंड रीडिंग है लोकसभा में। Who among the following preside over a joint sitting of two house of the parliament? देखिए ये बात पूछ रहा है कि जब हम 2 मिनट आप मेरी एक बात सुन लेंगे इससे रिलेटेड। देखिए बिल जो होते हैं वो हमारे पास 3 तरीके के होते हैं। एक बिल होता है हमारे पास ऑर्डिनरी, ऑर्डिनरी बिल, इसे हिंदी में बोलते हैं साधारण बिल। एक हो हमारे पास होता है कॉन्स्टिट्यूशनल्स, अमेंडमेंट बिल, अमेंडमेंट बिल। और एक हमारे पास होता है मनी बिल। कौन सा? मनी बिल ऑब्लिक फाइनेंस बिल, एक जगह कर देते हैं ना दोनों को। ठीक, ये बिल होते हैं हमारे पास। तो इसकी कंडीशंस आपको ये समझनी है कि सिंपल बिल वो बिल होता है जिससे ना हम कोई संविधान में अमेंड कर रहे हैं, ना घटा रहे हैं, ना कुछ बढ़ा रहे हैं। ठीक, ना हम कंसोलिडेटेड फंड ऑफ इंडिया में पैसा डाल रहे हैं और ना कंसोलिडेटेड फंड ऑफ इंडिया से निकाल रहे हैं। बाकी जो बिल बचे, संविधान में कोई संशोधन नहीं कर रहे, पैसा कोई खर्च नहीं कर रहे, कोई पैसा कलेक्ट नहीं कर रहे, बाकी बिल किस में आते हैं? वो
वो सब आते हैं सिंपल, यानी कि ऑर्डिनरी बिल होते हैं। तो ऑर्डिनरी बिल की कंडीशंस ये होती है कि वो पहला तो किसी भी हाउस में जा सकता है, कहाँ, एलएस में भी जा सकता है और आरएस में भी जा सकता है। अब मान लीजिए एलएस में गया, एलएस ने उसको सिंपल मेजोरिटी से पास कर दिया, तो बिल कहाँ जाएगा, राज्यसभा में जाएगा। राज्यसभा ने 6 महीने तक, कब तक, 6 मंथ तक इस बिल पर कोई एक्शन नहीं लिया। और सरकार को लगा कि बिल इंपॉर्टेंट है, इसलिए उन्होंने प्रेसिडेंट से कहा कि सर आप एक काम करें, इस बिल पर ज्वाइंट सिटिंग बुला लें, आर्टिकल 108 यूज कर ले। तो बुलाएगा प्रेसिडेंट, ये बात याद रखना मेरी बात, आर्टिकल 108 में ये बात कही गई है कि ज्वाइंट सिटिंग कौन बुलाएगा, प्रेसिडेंट, ठीक, एडवाइज ऑफ काउंसिल ऑफ मिनिस्टर। लेकिन उसकी चेयरमैनशिप कौन करेगा, कौन करेगा भाई, उस सिटिंग का जो चेयरमैन होगा वो कौन होगा, प्रिसाइड्स अफसर कौन होगा उसका, स्पीकर ऑफ द लोकसभा। अब सवाल ये, लोकसभा का स्पीकर नहीं है तो वाइस स्पीकर काम करेगा, आप समझिए, वाइस स्पीकर नहीं है तो राज्यसभा का डिप्टी चेयरमैन करेगा, डिप्यूटी चेयरमैन, चेयरमैन नहीं करेगा। क्यों नहीं करेगा, क्योंकि वो किसी भी हाउस का मेंबर नहीं है। आगे चल के इन पर बातें करेंगे। तो अभी फिलहाल आप ये बात समझें कि लोकसभा का जो स्पीकर है वो ज्वाइंट सिटिंग की चेयरमैनशिप करेगा। ज्वाइंट सिटिंग का जो चेयरमैन होगा, प्रिसाइड अफसर होगा, वो यही होगा, ठीक। संविधान संशोधन पर कोई ज्वाइंट सिटिंग नहीं हो सकती, क्योंकि संविधान किसी एक हाउस ने नहीं बनाया, संविधान भारत के लोगों ने बनाया। और जब भारत के लोगों ने संविधान बनाया था तो भारत के लोग ही संविधान में संशोधन कर सकते हैं, एक किसी हाउस को हम ये पावर नहीं दे सकते, ये दोनों को बैठा के हम पावर नहीं दे सकते, ठीक। मनी बिल और फाइनेंस बिल, इस पे भी ज्वाइंट सिटिंग नहीं हो सकती। तो ज्वाइंट सिटिंग कहाँ हो सकती है, सिर्फ और सिर्फ ऑर्डिनरी बिल पे हो सकती है। और उसका चेयरमैन कौन होगा, वो कौन होगा, लोकसभा का स्पीकर होगा, और कोई नहीं होगा। हाँ, उस केस में अगर वो नहीं है तो कौन होगा, लोकसभा का वाइस स्पीकर होगा। वाइस स्पीकर भी नहीं है तो लोकसभा में कुछ ग्रुप ऑफ मेंबर होते हैं 10, उनमें से कोई होगा, उनमें से भी कोई नहीं है तो राज्यसभा की तरफ जाते हैं, तो राज्यसभा का डिप्टी चेयरमैन इसका प्रेसाइडिंग ऑफिसर होगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बोल रहे हैं, क्या, when bill is referred to a joint sitting of both the house of the parliament, it is to pass by। मैंने कहा पहला बात तो ऑर्डिनरी बिल पर आएगा, ऑर्डिनरी बिल पर होगी ये। दूसरी बात, ये सिंपल मेजोरिटी से ही पास होता है। किससे होता है, सिंपल मेजोरिटी से पास होगा, इसमें और कोई काम नहीं होगा। आंसर ए होगा, कोई मेजोरिटी नहीं चाहिए। पार्लियामेंट में इसे पढ़ाएंगे तो आपको बताएंगे कैसे कैसे पास हो जाता है। द प्रोविजन ऑफ ए ज्वाइंट सिटिंग ऑफ बोथ द हाउस ऑफ पार्लियामेंट इज मेंशन इन द कॉन्स्टिट्यूशन अंडर द आर्टिकल। तो आपको मैंने ये बात बहुत पहले बता दी थी, कौन सा आर्टिकल है, 108, 108। आंसर बी, आर्टिकल 108। किस ने है भाई, 22। Joint session of both the house of the parliament is concerned for the election of the president of India
for the election of the Vice President of India, to pass the bill related to the amendment bill of constitutions, to discuss and pass such a bill where both house have different opinion. पहली बात तो ये, अच्छा क्या पूछ रहा है वो, सेलेक्ट द आंसर फ्रॉम द फॉलोइंग कोड, है नहीं। देखिए पहली बात तो ये कि ये क्वेश्चन ही गलत बता रखा है इन्होंने। क्या कह रहा है, पार्लियामेंट इज कंसर्न्ड फॉर द इलेक्शन ऑफ द ज्वाइंट सेशन of the House of Parliament consent for the election of President, for the election of the Vice President, to pass the bill related to the amendment of constitutions, to discuss and pass such a bill where both house have different opinion. बिल्कुल सही आंसर, आंसर डी। बाकी सब गलत है, वो कोई मतलब ही नहीं होता उनका, इलेक्शन से क्या मतलब है, ज्वाइंट सेशन में तो हो ही नहीं सकता। चलिए भाई 23वां क्वेश्चन है, 23rd क्वेश्चन है, कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट। फर्स्ट, द ज्वाइंट सिटिंग ऑफ बोथ हाउस ऑफ द पार्लियामेंट इन इंडिया इज सेक्शनड अंडर आर्टिकल 108 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। बिल्कुल सही बात है, इसमें कोई डाउट नहीं है, बिल्कुल सही बात है, आर्टिकल 108 में। द फर्स्ट ज्वाइंट सिटिंग ऑफ लोकसभा एंड राज्यसभा एक्सेप्ट, ठीक सही कह रहे हो, ये हुई थी शायद डॉरी पे, डॉरी एक्ट पास किया गया इसमें, ठीक। द सेकंड ज्वाइंट सिटिंग ऑफ बोथ हाउस ऑफ द पार्लियामेंट वाज हेल्ड पास द बैंकिंग सर्विस, बिल्कुल सही बात है। और थर्ड जो पास करा था, जो बाद में खत्म भी करा पोर्टा पर, वो शायद 2001 की बात है। हाँ 3 आज तक ज्वाइंट सेटिंग हुई है, ठीक है। तो अब देख लेंगे हम 1, 2 एंड 3, डी आंसर, आंसर डी 1, 2, 3 सही है बिल्कुल, ठीक भाई। ठीक है, डेडलॉक बिटवीन द लोकसभा एंड द राज्यसभा कॉल फॉर ए ज्वाइंट सिटिंग ऑफ द पार्लियामेंट। मैंने अभी आपको बताई थी कि सिर्फ और सिर्फ एक बिल पर ही ज्वाइंट सिटिंग हो सकती है, और उसका नाम है ऑर्डिनरी। क्या इस पे हो सकती है? नहीं हो सकती। क्या इस पे हो सकती है? नहीं हो सकती, ठीक। तो क्या हुआ आंसर? फर्स्ट ए, आंसर क्या हुआ? ए, ओनली फर्स्ट। मैंने कहा 2-3 जगह तो ज्वाइंट सिटिंग हो ही नहीं सकती। ज्वाइंट सिटिंग कहाँ हो सकती है? ऑर्डिनरी बिल पे हो सकती है। वो बिल कौन सा है? जिसमें लोकसभा और राज्यसभा को दोनों बराबर पावर है, और वो चाहे तो इसमें कुछ कर सकते हैं। बाकी मनी बिल और फाइनेंस बिल तो लोकसभा के हाथ में है, और जो कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट बिल है वो दोनों हाउस को बराबर पावर है। तो उस पर तो ज्वाइंट सिटिंग का कोई मतलब होता ही नहीं है। चलिए भाई, मेरे ख्याल से और होंगे 2-4। क्या है? ज्वाइंट सिटिंग ऑफ बोथ हाउस ऑफ इंडिया, इंडियन पार्लियामेंट इज हेल्ड ऑन कनेक्शन विद, यार फिर वही आंसर आ गया ये तो। कौन से पे आएगा? कौन सा आएगा भाई, बताओ यार प्लीज। मैंने कहा ऑर्डिनरी बिल, और कहीं नहीं आएगा।
ठीक, एंड चलिए भी ये डिस्कस हो गया। इसमें अगर कहीं आपको कुछ लगता है कि बात समझ में नहीं आई हो तो आप प्लीज कमेंट में बताएं, हम आपकी प्रॉब्लम को सॉर्ट आउट करेंगे।